प्रीवियस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के दूसरे चैप्टर वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रीवियस हमारा चैप्टर था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उस वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हम लोगों ने कूलाम के नियम को बेस बना करके बाकी की थ्योरीज को क्लियर किया था, चाहे वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक रहा हो या फिर अच्छी और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक रहे हो। तो उसमें हम लोगों ने एक खास बात देखी थी कि जो बिंदु आवेश था उस बिंदु आवेश के लिए कूलाम का नियम कार्य करता था, लेकिन वो जो आवेश का वितरण था वो बिंदु के लिए ही था, यानी कि एक फिक्स पॉइंट के लिए था। अगर हमारे पास कोई फिक्स पॉइंट है और उन फिक्स पॉइंट के बारे में अगर हमें डिस्कस करना था तो हम लोग वहाँ पर कूलाम के नियम का प्रयोग करते थे। लेकिन अगर यही आवेश किसी पृष्ठ के ऊपर वितरित हो जाए, जैसे एक गोलीय पृष्ठ है और इस गोलीय पृष्ठ के ऊपर वह आवेश वितरित हो जाए, तो उन जगहों पर कूलाम का नियम एप्लीकेबल नहीं होता है या कूलाम का नियम वहाँ पर कार्य नहीं करता है। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए गॉस ने एक प्रमेय दी जिसे हम लोग गॉस की प्रमेय कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग विस्तृत, यानी कि अगर आवेश विस्तृत है या समतलीय क्षेत्र में आवेश क्या है, वितरित है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि कूलाम के नियम की जो लिमिटेशन थी उसको गॉस ने दूर किया था। तो आज हम लोग उसी गॉस की प्रमेय की शुरुआत के लिए कुछ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर कूलाम के नियम से यहाँ पर काम क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर फिक्स पॉइंट के लिए हम लोग काम करते थे, यहाँ पर फिक्स पॉइंट नहीं है। आवेश इस तरीके से किसी पृष्ठ के ऊपर क्या रहेगा, वितरित रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ गॉस की प्रमेय को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और वो सबसे पहली चीज़, हमें कोण पता होना चाहिए। हालांकि कोण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें घनकोण की है। लेकिन घनकोण को पढ़ने के पहले हमें कोण के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसा कि आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि पूरक राशियाँ पढ़ी होंगी, तो ये कोण और घनकोण दो पूरक राशियाँ ही हैं जिनके मात्रक, इसका मात्रक कोण का रेडियन होता है और इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। तो जो पूरक राशियाँ हैं उनके मात्रक पूरक मात्रक कहलाते हैं। और ये सब चीज़ें आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ी होंगी। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर ये एंगल यानी कोण क्या है, और ये सॉलिड एंगल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल बोलेंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या रहेगा, सॉलिड एंगल रहेगा, ठीक है। कोण और घन कोण, तो आखिर एक कोण क्या है और एक घन कोण क्या है। एक सिंपल सा इनके बीच में डिफरेंस है कि कोण किस स्ट्रक्चर के लिए होता है, 2D स्ट्रक्चर। अगर कोई भी स्ट्रक्चर हमारी कैसी है, 2D है, तो वहाँ पर कोण निकाला जाता है। और अगर स्ट्रक्चर हमारी 3D है तो वहाँ पर क्या निकाला जाता है, घन कोण निकाला जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कोण के ऊपर। तो किसी भी वृत्त द्वारा अगर कोई हमारे पास वृत्त है, तो वृत्त के चाप द्वारा, ये वृत्त है और ये वृत्त की चाप है, ठीक है, ये वृत्त की चाप है। तो वृत्त की चाप द्वारा केंद्र पर जो भी कोणांतरित हो जाएगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, या समतलीय कोण भी कहते हैं। तो क्या कोण की क्या परिभाषा होगी, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर जो आंतरित कोण है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, समतलीय कोण अथवा कोण। क्लियर है। जिस प्रकार से वृत्त की चाप, अच्छा हम लोग यहाँ पर वृत्त का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा वृत्त होता है वो 2D स्ट्रक्चर होती है, उसमें सिर्फ 2 दिशाएं होती हैं, ठीक है। और घनकोण के लिए क्या होगा, सिर्फ जहाँ पर हम लोग कह रहे थे कि वृत्त की चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण क्या कहलाता था, समतलीय कोण या कोण कहलाता था, वैसे ही हम कहेंगे कि अगर हमारे पास कोई गोलीय पृष्ठ है, क्या है, कोई गोलीय पृष्ठ है, ठीक है। अब गोलीय पृष्ठ से पहले एक चीज और समझ लीजिए कि वृत्त, तो अभी जैसे हमने पढ़ा कि वृत्त कौन सी स्ट्रक्चर होती है, 2D स्ट्रक्चर होती है। वैसे ही जो गोला होता है वो गोला का उससे स्ट्रक्चर होती है 3D, यानी जो स्फीयर होता है वो 3D है और जो सर्कल है वो क्या होता है, 2D होता है। तो किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा, ठीक है, अगर कोई गोलीय पृष्ठ है, ठीक है, और गोलीय पृष्ठ द्वारा उसके क्षेत्रफल द्वारा, ये गोलीय पृष्ठ में उसके क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर जो भी कोण आंतरित होता है उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं,
उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, घन कोण। तो ये मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, ठोस गोलीय पृष्ठ है। इस ठोस गोलीय पृष्ठ का एक केंद्र क्या है, O है, और केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, ठीक है, ये क्षेत्र जो हमारा है ये क्या है, DA है। इस DA क्षेत्र द्वारा ये स्मॉल r दूरी पर यानी त्रिज्या की दूरी पर केंद्र O पर एक कोण क्या हो रहा है, आंतरित हो रहा है या बन रहा है, उसी कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। परिभाषित कैसे करेंगे, किसी गोलीय पृष्ठ के लिए, किसी गोलीय पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल अवयव जो एलिमेंट हमारा है एरिया का, ठीक है, क्षेत्रफल अवयव और त्रिज्या के वर्ग का जो निष्पत्ति होगी, क्षेत्रफल अवयव और त्रिज्या के वर्ग का अनुपात, क्षेत्रफल अवयव मतलब DA और त्रिज्या के वर्ग का जो अनुपात है, इस अनुपात को ही क्या कहते हैं, गोलीय पृष्ठ के लिए क्या कहेंगे, घन कोण कहेंगे। और घन कोण को d ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो d ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, DA अपॉन कितना, r²। क्लियर है। और अगर इस क्षेत्र में मान लीजिए कि ये क्षेत्र हमारे पास है और इस क्षेत्र में एक अलग पृष्ठ बन रहा है, ठीक है, और इस पृष्ठ के साथ अगर एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, क्षेत्र के साथ थीटा एंगल बनता है, तो वहां पर घन कोण के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, d ओमेगा इज इक्वल टू DA cos थीटा अपॉन कितना, r²। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। तो हम लोगों ने कोण को पढ़ लिया, ठीक है। किसी भी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण को क्या कहते हैं, समतलीय कोण या कोण कहते हैं। घन कोण को हमने पढ़ा, गोलीय पृष्ठ में क्षेत्रफल द्वारा जो भी केंद्र पर आंतरिक कोण होता है उसे हम लोग घन कोण कहते हैं। और घन कोण के लिए हमने दूसरी तरीके से डेफिनेशन भी क्या पढ़ी कि क्षेत्रफल अवयव DA और त्रिज्या के वर्ग के अनुपात को भी क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। और अगर जो क्षेत्र है ये क्षेत्र थीटा कोण बना रहा होगा, ठीक है, तो कितना फार्मूला हो जाएगा, d ओमेगा इज इक्वल टू DA cos थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। तो हम लोगों ने कोण और घन कोण को पढ़ लिया है। अभी हम जब लोग गॉस के प्रमेय का निगमन करेंगे तो गॉस के प्रमेय के निगमन में हमें घन कोण के इस सूत्र d ओमेगा इज इक्वल टू DA cos थीटा अपॉन r² की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक और चीज अभी हम इससे निकालना चाहते हैं, तो जरा हम इस फॉर्मूले को अभी अरेंज करते हैं और यहाँ से एक कंक्लूजन निकालते हैं जिसकी अभी हमें जरूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास ये कोई गोलीय पृष्ठ था, तो आपको पता है कि गोले का जो पृष्ठ होता है वो कितना होता है, 4πr²। कितना होता है, 4πr²। तो जो गोले का पृष्ठ है उस गोले का पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 4πr²। तो अगर इस 4πr² को यहाँ पर रखा जाए तो गोलीय पृष्ठ के लिए हमारे पास कितना कोण होगा, 4πr² अपॉन कितना, r²। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो d ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया, 4π। यानी गोलीय पृष्ठ के लिए जो केंद्र पर कोण होगा, टोटल जो कोण आंतरित होगा वो कितना हो जाएगा, 4π हो जाएगा। किसी भी बिंदु पर गोलीय पृष्ठ के लिए जो कोण आंतरित होगा वो कितना हो जाएगा, 4π। इसकी भी जरूरत हमें तब पड़ेगी जब हम लोग गॉस की प्रमेय का निगमन करेंगे। क्लियर है। तो आपको कोण और घन कोण समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। वैद्युत फ्लक्स एक जनरल सा टॉपिक है। देखिए, अगर हमने वैद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि एक मिनट के लिए मानिए कि ये पूरा का पूरा जो एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं ये वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र के एरिया के अंदर हमने कोई एक काल्पनिक पृष्ठ ले लिया। ये क्या है, कोई काल्पनिक पृष्ठ। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं, गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं हैं, इनकी संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बात समझ में आई। वैद्युत क्षेत्र में लिए गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं।
और जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह एक क्या होती है, अदिश राशि होती है। और वैद्युत फ्लक्स को किससे इंडिकेट करते हैं, फाई ई से इंडिकेट करते हैं। और इसके लिए सूत्र क्या होता है, इस पूरे पृष्ठ का पृष्ठ समाकल इनटू वेक्टर ई डॉट डी ए, ठीक है। और ई डॉट डी ए को अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास निकल आएगा ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, चूंकि डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट के लिए आपको पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। और चाहे तो आप इसको एरिया को बाहर कर लें या ना करें, ये अभी आपके लिए फार्मूला बन गया है, फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ए ई डी ए कॉस थीटा। जब क्षेत्र के लंबवत की बात करेंगे, कंडीशंस देख लेते हैं इसी के लिए एक मिनट। तो जब हम लोग लंबवत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो थीटा कितना हमारा हो जाएगा, 90 हो जाएगा लंबवत क्षेत्र के लिए, यानी कि बल रेखाएं लंबवत हो गई क्षेत्र के, तब क्या होगा, थीटा 90 होगा। तो यहाँ पर 90 रख देंगे तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और cos 90 0 तो फाई ई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 हमारा कितना होता है, 0 होता है। तो उस केस में फाई ई भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब लंबवत हो जाएगा, ठीक है। समांतर का केस हम लोग कंसीडर करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 का, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो फाई ई इज इक्वल टू कितना होगा, ई डी ए cos 0, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ई बाहर आ गया सरफेस पे ई डी ए, और ई डी ए कितना हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा। तो फाई ई इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला बन गया ई ए। क्लियर है। तो हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स देखा, वैद्युत फ्लक्स के लिए फॉर्मूला देखा, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डी ए होता है, या ई ए लिख सकते हैं हम लोग, या फिर ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा थी, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है। तो वैद्युत फ्लक्स क्लियर हो गया होगा आपको। इसमें एक दो कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को भी हम लोग देख लेते हैं कि वो क्या हैं। तो अब हम लोग वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, इसकी कुछ खास कंडीशंस हैं, उनको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। अगर ये हमारे पास कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं इससे गुजरेंगी, ठीक है, और बाहर भी निकलेंगी, ऑब्वियस सी बात है। जो लेक्चर हमारा चैप्टर 1 का था, जो पहला लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने वैद्युत बल के बारे में, बल रेखाओं के बारे में पढ़ा था कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है, और उनके गुण के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इसके पास कुछ चीज़ें हैं तो हम लोग समझते हैं कि अगर किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो काल्पनिक पृष्ठ माना गया था, उस काल्पनिक पृष्ठ के अंदर अगर ये वैद्युत बल रेखाएं क्या कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं, क्या कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं, तो क्या होगा। और अगर यही वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं तो क्या होगा, ठीक है। अगर वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हुए तो वहां पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, धनात्मक लिया जाएगा। और अगर प्रवेश कर रही है तो वहां के लिए वैद्युत बल जो है, वो वैद्युत फ्लक्स जो है वो क्या लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा। तो समझ गए, वैद्युत फ्लक्स धनात्मक कब होगा, जब बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर जा रही होंगी, और ऋणात्मक कब होगा, जब बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर की तरफ आ रही होंगी, तो ऋणात्मक होगा। और धनात्मक तब होगा जब ये बाहर की तरफ जा रही होंगी। तो अब हम लोग वैद्युत फ्लक्स के विमा के बारे में देख लेते हैं, इसके मात्रक के बारे में देख लेते हैं। तो जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है, अभी हमने पढ़ा फाई इज इक्वल टू कितना होता है, ई ए। लास्ट में सॉल्यूशन हमारा ई ए निकला था, तो हम उसी को ले रहे हैं। ई हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, अगर आपको मात्रक उसका नहीं पता है तो कोई बड़ी बात नहीं। ई इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या, एफ इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा था,
सॉरी इज इक्वल टू कितना पड़ा था, एफ अपॉन क्यू पड़ा था। तो यहाँ से मात्रक निकाल लीजिए, इसका न्यूटन है और इसका क्या है, कूलाम है। तो यहाँ पर रख दीजिए न्यूटन अपॉन कूलाम इंटू ए हमारा क्या है, क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, या इसको भी ऐसे लिख लीजिए मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम किसका मात्रक हो गया, वैद्युत फ्लक्स का। कैसे, अगर मान लीजिए हमें नहीं भी पता था तो हमें पता था E इक्वल टू एफ अपान क्यू होता है, एफ हमारा फोर्स है उसका मात्रक न्यूटन होता है, क्यू चार्ज है इसका मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो हमने यहाँ पर रखा तो निकल गया न्यूटन अपॉन ये कूलम हो गया इंटू मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक इसका मात्रक हो गया वैद्युत फ्लक्स का। तो क्लियर है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अब इसकी हम लोग विमा निकाल लेते हैं। तो पहले तो मात्रक देखते हैं, इसका मात्रक एक बार लिख लिया जाए। मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यही है। तो विमा कैसे निकालेंगे हम लोग, न्यूटन है दैट मीन फोर्स होगा, और फोर्स की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, और मीटर है यानी एरिया है, एरिया की विमा क्या हो जाएगी, L2 हो जाएगी अपॉन कूलाम, कूलाम का मतलब चार्ज, और चार्ज की विमा क्या होती है, 80 होती है। तो यहाँ पर हमने 80 लिख दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। m सिंगल टर्म है तो m रहेगा, l देखिए यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ml 3 हो जाएगा। t के बारे में बात कीजिए तो t देखिए कितना है, -2 है, और ये 1 है प्लस का, लेकिन ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और ये -2 और ये ऊपर जाने के बाद -1 मिलके कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ml3 t -3 और a भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a -1। तो ये हमारी विमा हो गई वैद्युत फ्लक्स के लिए मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और विमा क्या हो गई, ml3 t -3 a -1। क्लियर है। तो आज हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग कूलाम के नियम, सॉरी गॉस की प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई दिक्कत आती है लेक्चर्स को सुनने के टाइम, क्लास जो चल रही है उसको देखने में कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, या फिर कंटेंट से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपके साथ जो समस्याएं हैं उनका निजात किया जा सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो